व्यापक रूप को जानेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे एपी के व्यापक रूप के बारे में। एपी का ढांचा किस प्रकार का होता है। देखिए एपी के व्यापक रूप होता है, पहले तो हम प्रथम पद लिखते हैं, फिर उस प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ देते हैं डी को, और इसी तरह से हम डी को जोड़ते चलते हैं। प्रथम पद छोड़ करके सभी में डी को हम बढ़ाते चलते हैं, जोड़ते चलते हैं। तो इस तरह से उसका व्यापक रूप होगा ए प्लस डी, और इसमें जो है ए प्लस डी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, और इसमें डी जोड़ देंगे तो 3d, फिर इसी तरह से इसमें डी जोड़ देंगे तो 4d। तो इस तरह से एपी के व्यापक रूप होता है। अब देखिए एपी होने की शर्त, यानी कैसे हम जानेंगे कि ये एपी में है। हालांकि आपने व्यापक रूप जाना तो उसी समय आप समझ जाएंगे कि ये एपी में है। फिर भी देख लीजिए, कोई भी संख्या एपी में तभी होगा, यानी उसका जो दूसरा पद होगा उसमें से प्रथम पद को घटा देंगे, फिर इसी तरह से उसका तीसरा पद जो होगा, तीसरा पद यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, यानी दूसरे में से पहले को घटाएंगे और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, और दोनों यदि बराबर आता है तो वह समझ लीजिए एपी में है। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये एपी में होगा, यदि इस पर हम यदि रखते हैं T2, यानी दूसरा है 7 माइनस T1 है 5 बराबर T3, देखिए यहाँ है तीसरा 9 और T2 यानी दूसरा है 7, उस पर रखते हैं तो 7 में से 5 घटाते हैं 2 होता है, और ये भी 2 होता है, यानी T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये देखिए ये संतुष्ट करता है तो यह एपी होगा, यदि संतुष्ट नहीं करता तो वह एपी नहीं होता। आप लोग समझ गए हो। चलिए अब हम जानते हैं एपी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को जिस पर जो है अधिकांशतः प्रश्न रहता है, और वो है एपी के एनवें पद। देखिए एनवें पद को जानने से पहले हम एपी के व्यापक रूप पर चर्चा थोड़ा करेंगे और उस पर विचारेंगे। देखिए प्रथम पद को हम ए कहते हैं, ये होता है ए। प्रथम पद में उसका व्यापक रूप भी इसी तरह से होता है ए, यानी इसमें प्लस में डी नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1। ये जो है प्रथम पद है तो A1 भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ इसमें प्लस में डी है ही नहीं तो इसको हम शून्य के बराबर लिख सकते हैं, तो ये 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से A2 यानी द्वितीय पद को हम लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप होता है A प्लस डी। तो यहाँ देख लीजिए A तो है ही प्लस, अब देखिए यहाँ द्वितीय पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में से 1 गया तो 1 और डी से गुना करेंगे तो डी ही होगा। इसी तरह से A3 बराबर देखिए A प्लस 2d होता है, तो A प्लस यहाँ तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 गया तो 2 से डी में गुना करेंगे 2d होगा। इसी तरह से यहाँ आप ध्यान देते आ रहे हैं जम्मा पद है तो उसमें से 1 घटा करके डी लिखते हैं, तो इसी तरह से हमको एनवें पद लिखना है तो एनवें पद को हम an या tn कहते हैं, an या tn कहते हैं। तो ये होगा a प्लस, यहाँ देख लीजिए जम्मा पद होता था तो उसमें से हम 1 को घटाते थे, तो यहाँ है nवां पद तो n में से हम 1 को घटाएंगे और इंटू में d लगाएंगे, तो ये हमारा हुआ an या tn। इसे हम l भी कहते हैं, इसे l भी कहते हैं, जिसे अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं। ये प्रारंभ से, ये जो है प्रारंभ से ये होगा,
ये प्रारंभ से होगा nवां पद और अंतिम से nवां पद होगा। देखिए यहां जो है अंतिम से nवां पद होगा l an बराबर अंतिम से होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी l होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने समझा होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे एपी के n पदों के योग के बारे में, यानी एपी में पद जो होता है, पदों की संख्या, उसके जो योग होता है उस योग पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो उसका योग कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, अभी आपने एपी का व्यापक रूप जाने, तो शुरू से हम व्यापक रूप के बारे में हम देखेंगे और लिखेंगे। तो इस प्रकार से होगा, उसका जो हम योग करेंगे, एपी के n पदों का योग जो है Sn से सूचित किया जाता है। तो उसका योग जो होगा इस तरह से होगा, उसके व्यापक रूप को हम ऐड करते चलेंगे, योग करते चलेंगे। पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, इसी तरह से होगा अंतिम पद तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, अंतिम पद तक होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और अंतिम से यदि ऐड करते हैं या अंतिम से ऐड करते हैं तो Sn बराबर अंतिम से हम इसको लेके चलेंगे, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसी तरह से अंतिम से चलेंगे तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस, इसी तरह से ये जो है विपरीत होते होते a तक पहुंच जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो Sn और Sn, ये 2 Sn हो जाएगा, 2Sn हो गया। बराबर है तो बराबर हम देते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2a हो जाता है, 2a प्लस ये बच जाता है n माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस इसी तरह से इसको और इसको भी हम जोड़ते हैं तो वही हो जाता है a 2a प्लस यही हो जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद n माइनस 1 इंटू डी, फिर इसी तरह से ये भी यही हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2a है, ये देख लीजिए 2 इंटू Sn बराबर, अब देखिए ये कितने बार होगा तो n तक होगा, यानी ये देखिए कितने बार तक जुट रहा है तो nवें पद तक जुट रहा है, यानी n बार जुट रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू यही रिपीट हो रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हर बार रिपीट हो रहा है और ये n बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए n से इसको हम गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ Sn को हम रख लेते हैं और 2 इधर गुना में है, उस तरफ लेके चलते हैं तो भाग में हो जाएगा, तो n बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ गुना में है 2, इस तरफ लेके चलते हैं तो बट्टा में हो जाता है, तो ये हो जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा आपका n पदों का योग, एपी के nवें पदों का योग। Sn बराबर, यानी एपी के n पदों के योग को हम Sn से सूचित करते हैं तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ। चलिए अभी आप जाने Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसको हम और भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं या अलग फॉर्मूला हम इसको बना सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस
ये इसी तरह से लिख देंगे n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी को हम nवा पद कहते हैं an, जिसको हम tn भी कहते हैं और अंतिम पद l भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम l लिख सकते हैं। जहां यदि l दिया हुआ रहेगा तो हम यहाँ a के साथ प्लस दे करके इसको l लिख सकते हैं। यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी, जिसको हम tn यानी an या l भी कहते हैं। जैसे देख लीजिए तो ये Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस इसको हम l लिख सकते हैं, क्योंकि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी nवा पद। तो ये भी n पदों का योग ही होता है। जब उस स्थिति में हम इसको लिखेंगे जब अंतिम पद दिया हुआ रहे, अंतिम पद जिसको हम l से सूचित करते हैं। देखिए हम लोग समांतर माध्य को जानते हैं। यदि तीन संख्याएं a, b और c AP में होगा तो b उसका समांतर माध्य होगा। और b बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब a, b और c AP में होगा तो AP में होने की शर्त आप जाने, जो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 ये जाने हैं। तो यहाँ दूसरा पद b है माइनस पहला पद a बराबर तीसरा पद c माइनस दूसरा पद b। देखिए यहाँ b है और ये माइनस b इधर आएगा तो प्लस में b हो जाएगा, बराबर यहाँ ये माइनस a इस तरफ आएगा तो प्लस में a होगा, और पहले से c यहाँ प्लस में है ही तो यहाँ 2b हो जाएगा। b और b 2b बराबर a प्लस c, तो b बराबर a प्लस c, और यहाँ गुना में 2 है तो यहाँ भाग में 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने जाना समांतर माध्य। यदि ABC AP में होगा तो B उसका समांतर माध्य होगा, और B बराबर होता है A प्लस C बट्टा 2। ये ध्यान रखिएगा, B बराबर A प्लस C बट्टा 2, B ही उसका समांतर माध्य होता है। ध्यान रहे यदि AP के सभी पदों में समान संख्या जोड़ने, घटाने तथा गुना और भाग करने से वह भी समांतर श्रेणी में ही होगा।